ओके, लास्ट टाइम हमने पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को कवर किया। पीरियड वाइज जिसको कहा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, देन ग्रुप वाइज जिसमें फैमिली ए के ग्रुप्स और फैमिली बी के ग्रुप्स का हमने जायजा लिया। और जाहिर सी बात है, द अप्रोच वाज डिफरेंट। इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि कैसे रट्टे लगेंगे और क्या लिखा जाएगा, बल्कि द लॉजिक इज इम्पॉर्टेंट हियर कि ग्रुप्स जितने भी बने हैं उनके पीछे क्या लॉजिक है, ग्रुप के नंबर से क्या मतलब है, एक ही ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स किन बातों के लिहाज से सिमिलर हैं, और फैमिली ए में और फैमिली बी के ग्रुप्स में क्या मेजर फ़र्क है, दोनों की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वो टेक्निकल बातें हैं जो इस लिहाज से भी बड़ी अहम है कि जो पूरा इनऑर्गेनिक का हिस्सा है, जिसका ये पहला चैप्टर है, इसमें बस यही एक टॉपिक कॉन्सेप्चुअल है। यानी जिसके अंदर आप ये कह सकेंगे कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो समझ के या कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे। इसके अलावा जितने भी हैं चैप्टर, वो सब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हैं, जिसमें याद करना है बस। तो फैक्चुअल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ इस लिहाज से आसानी है कि ज़हन नहीं इस्तेमाल होना, मेमोरी इस्तेमाल होनी है, और आप पढ़ेंगे और जितना आपको याद हो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ थोड़ा समझने का काम होता है। तो अब आखिरी मरहला रह गया, और वो है ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में। वो सिर्फ इस लिहाज से अहम है कि हमारी किताब ने उसके बाद जो इनऑर्गेनिक की डिस्ट्रीब्यूशन की है वो इसी क्लासिफिकेशन की बेस पे की है। 30 साल पहले गालिबन, हाँ 30+ हो गए होंगे, जब मैंने सेकेंड ईयर किया था, तो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक की किताब थी उसमें ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। ये समझिए थोड़ी सी और फर्दर नई डेवलपमेंट है। जिस ज़माने में हमने पढ़ा था, तो हमें फर्स्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल का पढ़ाने के बाद इनऑर्गेनिक में टोटल 10 चैप्टर थे। पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल का था, और उसके बाद फैमिली ए के जो 8 ग्रुप्स हैं, वो आठों ग्रुप हम अलग-अलग चैप्टर्स में पढ़ते थे। अल्कली मेटल्स का अलग चैप्टर, अल्कलाइन अर्थ का अलग, ग्रुप 3 का अलग जिसको बोरॉन एल्यूमीनियम फैमिली कहते थे, ग्रुप 4 का कार्बन सिलिकॉन फैमिली, ग्रुप 5 नाइट्रोजन फास्फोरस फैमिली, ग्रुप 6 ऑक्सीजन सल्फर फैमिली, ग्रुप 7 हैलोजेंस, ग्रुप 8 नोबल गैसेस, और फिर एक चैप्टर पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थी, जिसको अब हमने थोड़ा-सा एडवांस करके और ज़्यादा कहिए मुख्तसर किया है, ये कहकर कि अब आप यूँ देखेंगे कि जिस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन जिस सब शेल पर ख़त्म हो रही होगी, वो उसी सब शेल के ब्लॉक से बिलॉन्ग करेगा। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स बन गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हर ब्लॉक में जो एलिमेंट है वो उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, और इसीलिए अब हमारी किताब का तीसरा चैप्टर जो है वो एस ब्लॉक है, चौथा पी ब्लॉक है, पांचवा डी ब्लॉक है। एफ ब्लॉक अपनी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना वो एक और चैप्टर हो जाता। तो अब हम इसी की बात करना चाहते हैं। इसमें ज़्यादातर बातें हम ऑलरेडी इसलिए कर चुके हैं कि जब हम एस ब्लॉक कहते हैं तो इसमें ग्रुप 1 ए और 2 ए आता है, पढ़ चुके हैं। जब हम पी ब्लॉक कहते हैं तो इसमें ग्रुप 3 से 8 ए तक आते हैं। तो ग्रुपिंग वाइज ही इनको हमने मज़ीद क्लासिफाई किया है, तो इसलिए बातें इसकी काफ़ी हद तक हमें आती हैं। तो आइए देखें, इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स on the basis of their electronic configuration। तो अब जाहिर सी बात है, जब आप ये कहेंगे कि एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई करें उनकी कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर, तो अब कॉन्फ़िगरेशन में वही एसपीडीएफ ही आते हैं। तो इस लिहाज से 4 ब्लॉक्स बने। पहला एस ब्लॉक। एसपीडीएफ हम हमेशा स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं।
चाहे हेडिंग ही डाल रहे हो, बस इसका ख्याल रखना है। सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें क्या बातें याद रखनी हुई? कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 1A एंड 2A। अब ऑब्वियसली वो सारी बातें जो 1A और 2A के ग्रुप्स में हमने लिखी हैं वो सब इसमें खुद ही आ गई, कि वो तमाम एलिमेंट जिनके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो 1A है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 चार्ज वाला कैटायन बनाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, सारे मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये बात हम ऑलरेडी, इसको दोबारा से हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो थ्योरी में लिखते थे तो हम, और बात है, अभी तो हम लॉजिकल बात ही लिखेंगे ना। तो ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स मिलाकर कहलाते हैं एस ब्लॉक, वैलेंस, last electron enters in ns orbital, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। फिर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ends at ns1 और ns2, ns1 फॉर ग्रुप 1A एंड ns2 फॉर ग्रुप 2A। और ये अच्छा, अब ये ns की क्या लॉजिक बनी? तो वो लॉजिक ये बनी कि जाहिर सी बात है, अगर हम ग्रुप 1A के तमाम एलिमेंट्स का जायजा लेंगे तो वो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अच्छा, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s1 पर ख़त्म होती है, इसकी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम की 3s1, पोटेशियम की 4s1, रुबीडियम की 5s1, सीजियम की 6s1, फ्रांसियम की 7s1। तो जब हम इसको जनरल लिखेंगे जो सबको रिप्रेजेंट करे, तो हम नंबर जो 2 3 4 5 6 7 है उसकी जगह लिख देते हैं n, तो हम लिख देते हैं इसे ns1। इसी तरह ग्रुप 2A में कॉन्फ़िगरेशन में फिनिशेस एट 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। so in general it could be written as ns2। तो ये इस लिहाज से हो गई बात। फिर ये बात भी मेंशन हो सकती है कि ग्रुप 1A वाले कहलाते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2A वाले कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और कलेक्टिवली ये सारे कहलाते हैं एक्टिव मेटल्स। वाई? बिकॉज अमंग ऑल अदर मेटल्स जो पी ब्लॉक में है या पूरे ट्रांजिशन मेटल्स, उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स एस ब्लॉक वाले हैं। तो रिएक्टिविटी के एतबार से सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये मेटल्स हैं। फिर आ जाते हैं पी ब्लॉक की तरफ। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in np orbital। आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ p ऑर्बिटल में जाता है। ये p ब्लॉक की कहानी हो गई। तो अब वो p1 में, p2 में, p3 में, p4 में, p5 में, p6 में ऐसे होगा। अच्छा, और कौन इसमें शामिल है? कंसिस्ट ऑफ ग्रुप 3A टू 8A और इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो गई ns2 np1 to ns2 np6। अच्छा, इनके अंदर खास बात ये है कि ये वाहिद ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं
और एक नई टाइप का एलिमेंट मेटलॉइड्स भी है। अच्छा, इन जनरल सही जुमला ये कहना है कि देयर इज द ओनली ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच कंटेन्स बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि एस ब्लॉक सारे मेटल्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट सारे मेटल्स हैं, यानी डी और एफ ब्लॉक भी सारे मेटल्स हैं। सिर्फ पी ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। और फिर इसके अंदर ये बात कही गई है कि जिस जगह मेटल्स और नॉन मेटल्स एक दूसरे से मिल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, उस जगह जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों खूबियां मौजूद हैं। इसलिए वो सेमी मेटल या मेटेलॉइड्स कहलाते हैं, आधे मेटल आधे नॉन मेटल। अच्छा, अब टेक्निकल बात जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि ये चूंकि लफ्ज मेटेलॉइड इंट्रोड्यूस करना था इसलिए ये बात कहनी जरूरी थी, वरना टेक्निकली स्पीकिंग एलिमेंट्स या तो मेटल है या नॉन मेटल है। मेटेलॉइड डेफिनेशन वाइज उस एलिमेंट के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया था जो 50% मेटालिक और 50% नॉन मेटालिक हो, और ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, चूंकि इस एलिमेंट की बड़ी अहमियत है और ये अहमियत मुझ मेरे यहाँ ज़रा कम है और फिजिक्स वालों के यहाँ ज़्यादा है, इससे बनते हैं बेसिकली सेमीकंडक्टर एक चीज बनती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके ऊपर पूरी की पूरी खड़ी हुई है। तो वो लोग फिजिक्स में थोड़ा सा आपको बता देंगे उसके बारे में, लेकिन ये मेरा हिसाब नहीं है। तो चूंकि अहमियत बहुत ज्यादा है तो हमने कहा ऐसे एलिमेंट जो एब्सोल्युटली तो सेमी मेटल या मेटेलॉइड नहीं है लेकिन उसका करीब तरीन बिहेवियर रखते हैं, उनकी वजह से ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें मिसाल के तौर पर सिलिकॉन है तो नॉन मेटल, यानी उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है और मेटालिक कम है। तकरीबन यूं समझ लीजिए कि 60% नॉन मेटल है और 40% मेटल है। अब चूंकि मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर बहुत करीब करीब हैं, इसलिए ये एलिमेंट सेमी मेटल जैसे एलिमेंट्स जो हमारे जहन में हैं कि होने चाहिए उन जैसा बिहेव करता है, तो हम इसे मेटेलॉइड कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा कि जो फिक्स डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो 50% मेटल और 50% नॉन मेटल हो, ऐसा एक भी नहीं है। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हिसाब किताब है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम पी ब्लॉक वाला हिस्सा आपके सामने बनाया भी था, ये अभी दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। तो इस पी ब्लॉक सिर्फ पी ब्लॉक बना रहा हूँ और कोई पीरियोडिक टेबल की साथ में कहानी नहीं है। तो ग्रुप 3A का कॉलम, 4A का कॉलम, 5A, 6A, 7A और ये 8A की जो दुम है हीलियम ऐसी ऊपर लगी हुई है, इसको भी शो कर दिया। ये रॉस बना दी क्योंकि 5 एलिमेंट तक ये ग्रुप है, जिसमें आखिरी रो हमारी खाली पड़ी हुई, तो उसका तस्करा नहीं कर रहे। तो ये 3A था, ये 4A था, ये 5A था, ये 6A था, ये 7A था और ये 8A था। और महज इसलिए कि आपको याद आ जाए तो ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और फिर ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसमें मैंने आपसे कहा था इस तरह से स्टेयरकेस बना हुआ है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है। तो जो इस बॉर्डर पर इस लाल लाइन के ऊपर नीचे एग्जैक्ट एलिमेंट मौजूद है, वो एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटेलॉइड के करीब करीब हैं, उस जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। तो इस लिहाज से बोरॉन और एल्यूमिनियम, बोरॉन नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है। अच्छा, एल्यूमिनियम तो बहुत अच्छा मेटल है इसलिए उस पर तो हम ये मेटेलॉइड वाली कहानी नहीं लगा सकते। अलबत्ता बोरॉन नॉन मेटल भी है और उसमें काफी हद तक मेटालिक कैरेक्टर है। फिर इसके बाद सबसे आइडियल ये जोड़ी है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जो नॉन मेटल्स जो मेटेलॉइड के तौर पर सबसे ज्यादा कंसीडर किए जाते हैं वो ये दोनों है। सिलिकॉन, जिसमें टेक्निकली सिलिकॉन में नॉन मेटालिक बिहेवियर ज़्यादा है और जर्मेनियम में मेटालिक ज़्यादा है, लेकिन चूंकि काफ़ी करीब मार्जिन है इसलिए ये बहुत आइडियल किस्म के फिलहाल जो अवेलेबल एलिमेंट्स हैं उसमें नॉन मेटेलॉइड समझे जाते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के नीचे था फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक और इसके नीचे है एंटीमनी। तो जो दूसरी जोड़ी ऐसी है जिसे हम मेटेलॉइड के तौर पर समझते हैं कि वो है, वो ये जोड़ी है आर्सेनिक और एंटीमनी की। तो इसके बाद यहाँ टेलुरम और पोलोनियम में इतना कोई ख़ास हमें सेमी मेटल बिहेवियर नहीं मिलता। तो आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा मेटेलॉइड के तौर पर एलिमेंट समझे जाते हैं वो सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक एंटीमनी है।
तो इस वजह से ये जो जुमला हमने थोड़ी देर पहले लिखा, वो इसी वजह से लिखा गया कि दिस ब्लॉक में कंटेन मेटल्स ऑन मेटल, ये तो एब्सोल्यूट है, और साथ में वी कैन कंसीडर फ्यू एलिमेंट्स एज ए मेटलॉइड। फिर इसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इनके लिए हम ये कहते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in n-1 d orbital। n-1 d ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ, अब ये लफ्ज n-1 थोड़ा अजीब लगता है ना, तो इसकी एक्सप्लेनेशन जरा मैं दे दूं कि वाई n-1, जब s के साथ भी n लगाया था, p के साथ भी n, तो ये क्या है? तो आपको याद दिलाना है कि जब हमने पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट मैप बनाया था विद द हेल्प ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल, तो कुछ ऐसे बना था वो। हमने आपसे कहा था कि पीरियोडिक टेबल अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से इस पैटर्न पे बना है, जो पैटर्न अफबाउ प्रिंसिपल की अरेंजमेंट से हमें हासिल हुआ था। तो वो सातों पीरियड जब हमने लॉन्ग फॉर्म आपको समझाया था, उस वक्त हमने ये आपके सामने अफबाउ प्रिंसिपल को कहा था सीधा करके लिखेंगे तो ऐसे बनेगा। So I call it a short form of periodic table कि ये उस पूरे periodic table की एक लिहाज से समरी बनती है। ये सातों लाइनें जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं, ये दे आर पीरियड्स। तो अब जरा गौर से देखेंगे, जो फर्स्ट पीरियड है उसमें 1s है, सेकंड पीरियड में 2s, थर्ड पीरियड 3s, फोर्थ पीरियड 4s, फाइव पीरियड 5s, सिक्स पीरियड 6s, सेवंथ पीरियड 7s। तो अगर मैं s के कोफिशिएंट को n लिखता हूं तो दिस n बेसिकली रिप्रेजेंट पीरियड। ऐसे ही ना, जिस पीरियड का एलिमेंट है उसी नंबर का उसने s अपने साथ रखा हुआ है। तो अगर कोई एलिमेंट फोर्थ पीरियड में है तो उसमें 4s होगा, कोई एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में है तो उसमें 5s होगा। यही बात बन रही है। सेम इसी तरह फर्स्ट पीरियड में तो p है नहीं, सेकेंड पीरियड में 2p है, थर्ड में 3p है, फोर्थ में 4p, फिफ्थ में 5p, सिक्स में 6p, सेवेंथ में 7p। तो अगर मैं np लिख रहा हूं तो अगेन n स्टैंड्स फॉर पीरियड। तो अगर n स्टैंड्स फॉर पीरियड, तो अब आप खुद देखिए, पीरियड है फोर्थ, उसमें 4s है, 4p है, लेकिन d के साथ क्या लगा हुआ है? 3। यानी फोर्थ पीरियड है मगर d में है 3। पीरियड है फिफ्थ, 5s 5p है, लेकिन d के साथ लगा हुआ है 4। पीरियड है सिक्स्थ, 6s 6p है, लेकिन d के साथ लगा हुआ है 5। इससे आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि d का कोफिशिएंट हमेशा पीरियड नंबर से एक कम होता है। तो अगर पीरियड नंबर n है तो d के साथ हमेशा n-1 लगेगा। तो अब अगर आपने देखा कि पीरियड फोर्थ है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें जो डी आएगा वो 4d नहीं आएगा, वो 3d आएगा। पीरियड है फिफ्थ तो डी के साथ 4d आएगा। पीरियड है सिक्स तो डी के साथ 5d आएगा। और इसी तरह अगर आप देखें एफ का अभी से ही देख लें तो आपको नजर आ रहा है कि एफ में 2 नंबर पीछे हैं हम। पीरियड सिक्स्थ है तो एफ 4f है, पीरियड सेवेंथ है तो एफ 5f है। तो जब भी f लिखेंगे उसके साथ लिखेंगे n-2। तो अब ये हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखेंगे तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरह तमाम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कैसी लिखी जाएगी? ns2 लास्ट ऑर्बिट का तो n के साथ तो ऐसे ही लगता है। ns2 n-1 d1 से शुरू होंगे और ns2 n-1 d10 तक जाएंगे। तो ये आप ऑलरेडी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में सुन चुके हैं कि एस सब शेल में लास्ट ऑर्बिट का एस होता है और सेकेंड लास्ट का डी होता है। तो एस के साथ एन लग गया और डी के साथ n-1 लग गया, क्योंकि डी वैसे ही सेकेंड लास्ट है। और फिर इसको हम, ये सारे मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स
also called outer transition metals। डी ब्लॉक का नाम है आउटर ट्रांजिशन मेटल्स और ये है कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिली बी, यानी 1B से लेकर 8B तक। और फिर आपको जैसे नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल में 4D के और सब शेल्स आते हैं। 3D जो 4th पीरियड में होगा, 4D जो 5th में होगा, फिर 5D जो 6th में होगा और 6D जो 7th में होगा। तो इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन सीरीज। कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रांजिशन सीरीज। तो अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 3D पर ख़त्म होती है। ये कौन है? स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 21 और उससे लेके जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। फिर इसी तरह सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज उन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है जो 4D में ख़त्म होती हैं और वो शुरू होता है वाइट्रियम से 39 टू कैडमियम 48। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D है। ये शुरू होता है लेंथेनम से जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। आपको याद आएगा हमने पीरियड्स के वक्त बताया था लेंथेनम 57 एक एलिमेंट आता है D1, उसके बाद 14 एलिमेंट्स का गैप आता है जो लेंथेनाइट्स कहलाते हैं और फिर दोबारा से डी ब्लॉक शुरू होता है। तो लेंथेनम 57 है, उसके बाद 14 एलिमेंट्स का गैप है और फिर ये ख़त्म होता है मरकरी पर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 80। तो ये इतना बड़ा गैप इसलिए है कि बीच में 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स के भी आ रहे हैं। और इसी तरह फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है विच इज 6D और ये एक्टिनम से शुरू होती है 89, उसके बाद 14 एलिमेंट्स का गैप है एंड इट फिनिशेस एट कॉपरनिकियम 112। एटॉमिक नंबर बेशक हमें याद ना हो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नाम याद हो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम से जिंक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज वाइट्रियम से कैडमियम है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लेंथेनम से मरकरी है और इसके अंदर बीच में 14 एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स के आते हैं जो एफ ब्लॉक में है। और इसी तरह एक्टिनम से कॉपरनिकियम इज दी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। एफ ब्लॉक जो हमारे सिलेबस में चूंकि इसकी कोई डिटेल फर्दर नहीं है, बाकी सबके तो पूरे पूरे चैप्टर हैं। यानी अभी हमने जो कुछ एस ब्लॉक में सुना, जो पी ब्लॉक में सुना, जो डी ब्लॉक में सुना, ये सब बेहद ज्यादा डिटेल में अपने अपने चैप्टर्स में पढ़ा जाएगा। बट एफ ब्लॉक की जो बातें हम अभी आपसे कर रहे हैं बस यहीं शुरू यहीं पे खत्म। तो पहली बात अब ऑब्वियस है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2 f ऑर्बिटल। अभी बात हो चुकी है n-2 के बारे में और इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में 3 सब शेल आते हैं। लास्ट ऑर्बिट का s ns2, फिर सेकेंड लास्ट का d और फिर थर्ड लास्ट का f। तो ns2 n-1 d1 n-2 f1 से शुरू होकर बाकी सब तो वैसे ही रहेंगे ns2 n-1 d1, f जो है वो f1 से f14 तक चला गया। ये भी सब मेटल है।
also called inner transition elements. इनको ही हम रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये वो मेटल्स हैं जिनमें से मेजॉरिटी का नाम कभी हमने सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारी केमिस्ट्री में तकरीबन ना होने के बराबर इस्तेमाल हुए हैं, और इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में ये बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलते हैं। जब कम क्वांटिटी में मिलते हैं तो ऑब्वियसली फिर इनके यूजेस भी बड़े लिमिटेड, इनके काम भी बड़े लिमिटेड, और फिर कॉम्प्लिकेटेड भी है। जाहिर सी बात है, 3-3 वैलेंस शेल हैं, तो इसलिए इनकी केमिस्ट्री भी थोड़ी-सी समझने में मुश्किल होती है, तो ये इंटर लेवल पर हम इसीलिए इसको डिस्कस नहीं करते। मज़ीद बात ये है कि चूँकि इनका कोई अलहदा से ग्रुप नहीं बनाया गया, बल्कि लैंथेनम जो कि ग्रुप 3b में है और एक्टिनम जो कि ग्रुप 3b में है, ये उन्हीं एलिमेंट्स की निस्बत से लैंथेनाइट एक्टिनाइट्स कहलाते हैं, और इन्हें हम ग्रुप 3b का ही एक्सटेंशन मानते हैं। सो ऑल्सो कंसीडर्ड एज members of group 3b, और ये एफ ब्लॉक 2 सीरीज पर मुश्तमिल है, कंसिस्ट ऑफ 2 सीरीज of 14 elements, that is lanthanides and actinides. तो अब आपने पीरियोडिक टेबल को तीनों एस्पेक्ट से देख लिया, पीरियड भी, ग्रुप भी और ब्लॉक्स भी। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। और अब इसके जैसे मैंने लास्ट टाइम ही कह दिया था, एक छोटी सी चीज़ इस चैप्टर के लास्ट में जो कि रीइंफोर्समेंट के तौर पर करानी पड़ती है, वरना जिस तरीके से आपने पूरा पढ़ा है उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ज़रूरत तो फिर भी रहती है। और वो ये है कि अब आपको ये समझ आ गई कि हर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किसी ना किसी पीरियड में है, किसी ना किसी ग्रुप में है और किसी ना किसी ब्लॉक में है। हम इसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एलिमेंट को हमने पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से रखा है, और ये कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर की मदद से लिखी जाती है। तो इम्तिहान में सवाल हमारी थ्योरी में भी आता है ये, और है ये एमसीक्यूज टाइप का, कि हम आपके सामने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मेंशन करें तो आप हमें ये बता सकते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन रखता है। पोजीशन से मुराद है वो किस ब्लॉक में है, किस पीरियड में है, किस ग्रुप में है। तो अब ये आखिरी काम हम करें, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। लफ्ज पोजीशन का मतलब है ये बताना कि वो किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, किस ब्लॉक में है। तो अब अगर मैं आपके सामने किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखता हूँ, से 11, तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक में है, किस ग्रुप पीरियड में है और किस ग्रुप में है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एटॉमिक नंबर से उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो अब एमसीक्यूज़ में बाज़ औक़ात एटॉमिक नंबर दिया जाता है तो आप कॉन्फ़िगरेशन खुद लिखते हैं, और बाज़ औक़ात वो कॉन्फ़िगरेशन लिख के देते हैं, तो फिर मामला थोड़ा और भी आसान हो जाता है। तो सारा काम कॉन्फ़िगरेशन से होना, और कॉन्फ़िगरेशन में भी बुनियादी तौर पर वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन। बहरहाल हमने सारी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, अब हम आपसे कहते हैं आइए हिसाब लगाते हैं। तो सबसे आसान हिसाब लगाना है ब्लॉक का, कि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने जिस सब शेल में डाला है वही ब्लॉक है। तो हियर यू कैन ईज़िली सी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S, 3s1 पे कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई है, तो ये ब्लॉक खुद ब खुद हो गया S ब्लॉक। सो इजी। पीरियड नंबर असल में है द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड ऑर्बिट्स। से पहले भी ये बात हुई है कि पीरियड नंबर है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड
ऑर्बिट, सब शेल नहीं कह रहा हूँ, ऑर्बिट। तो आप कॉन्फ़िगरेशन में ये देखिए कि कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम कितने ऑर्बिट आए हैं। इसका मतलब है ऑर्बिट नंबर दरअसल एसपी का कोएफ़िशिएंट होता है। तो अब आप देख लीजिए कि इस कॉन्फ़िगरेशन में एस के कोएफ़िशिएंट के तौर पर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है और 3, सो मैक्सिमम 3 आ रहा है। तो जो सबसे बड़ा कोएफ़िशिएंट कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है, वो पीरियड नंबर को ज़ाहिर करेगा। तो इसका मतलब है इस एलिमेंट का पीरियड हो गया 3rd। ये भी बड़ा आसान हो गया। कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जिस सबशेल पर कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होगी वो ब्लॉक। जो कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा ऑर्बिट आप यूज़ करेंगे या कोएफ़िशिएंट यूज़ करेंगे कॉन्फ़िगरेशन का, वो हो गया पीरियड। अब वो कोएफ़िशिएंट हो सकता है सबसे आखिर में आ रहा हो, आखिर से ज़रा पहले आ रहा हो, क्योंकि आपको भी पता है हायर नंबर पर जब हम जाएँगे तो कॉन्फ़िगरेशन में काफ़ी उल्टम-पुल्टम हो जाती है बात। तो अब आप जहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वो सबसे बड़ा कोएफ़िशिएंट पीरियड हो जाएगा। अब आखिरी बात रह गई ग्रुप। अभी-अभी बात हुई है लास्ट टाइम भी ग्रुप की पूरी डिटेल के साथ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्रुप नंबर है। अब आप देख लीजिए इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s1 बनती है और इसका वैलेंस शेल s1 है। इसमें लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप होना चाहिए 1 और ये बात हमें पता है कि s और p मिलकर फैमिली ए बनाते हैं और डी और एफ मिलकर फैमिली बी बनाते हैं। तो ये चूंकि एस ब्लॉक है, इसका ग्रुप होगा 1A। और मजीद एम्फेसाइज करने के लिए कि ग्रुप्स की हमने जो डिटेल आपको सामने पिछली दफ़ा लिख के दी थी, अगर मैं वो आपके सामने समराइज कर दूं तो हमें फौरी तौर पर देखने में भी आसानी हो जाएगी। हर वो एलिमेंट जिसकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पर ख़त्म होगी वो है 1A, जिसकी S2 पर ख़त्म होगी वो है 2A, जिसकी S2P1 पर ख़त्म होगी वो हो गया 3A, जिसकी S2P2 पर ख़त्म होगी वो हो गया 4A। ये पूरा आपके पास लिखा हुआ है, ये दोबारा आ रहा है ताकि आपको याद रहे। और याद भी नहीं करना, लॉजिकल है, गिन रहे हैं आप, सारे इलेक्ट्रॉन्स गिनते जाइए, बनते जाएंगे ग्रुप। S2P4 में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 बन रहे हैं, S2P5 में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 बन रहे हैं और S2P6 में टोटल इलेक्ट्रॉन 8 बन रहे हैं। तो अब अगर मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल ऐसी बनाऊं, एटॉमिक नंबर है 17, तो अब 17 का हिसाब किताब क्या बन रहा है, कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब अगर हमने ये सब कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है तो अब बताइए इसका क्या हिसाब होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है p में, तो ये हो गया p ब्लॉक। पीरियड सबसे बड़ा कोफिशिएंट यहाँ 3 आ रहा है, तो इसलिए ये 3rd पीरियड है। और अब आ गई बात ग्रुप पर, तो अब आप देख सकते हैं कि लास्ट ऑर्बिट 3s2 3p5 पूरा बनता है, तो ये s2p5 वाली कैटेगरी है जो ये रही। तो इसका ग्रुप क्या बन गया, इसका ग्रुप बन गया 7 और चूंकि ये p ब्लॉक है तो फैमिली ए। तो जरा जल्दी से ट्राई कीजिए, एटॉमिक नंबर 38 और हैंड रेस करके बताइए क्या आपके ख्याल में इसका ग्रुप पीरियड ब्लॉक है। इतनी देर तो नहीं लगती यार। जी आयशा अनीस। सर ब्लॉक एस है।
पीरियड 5th है और ग्रुप 8A है। ग्रुप में कहीं गड़बड़ कर गई। नहीं सॉरी 2A सॉरी सर 2A। बिल्कुल सही हो गया काम। देखिए सबके लिए 38 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, ज़रा खुद ज़रूर किया करें। मैं करता रहा हूँ, आप देखते रहें तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं। Well, this is the configuration: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2. Now the last electron enters in s, so this is simply s block, no doubt about it. सबसे बड़ा कोफिशिएंट 5 नजर आ रहा है, इट्स अ फिफ्थ पीरियड, ये भी बहुत अच्छा हो गया। और अब 5s2 है, सिंपली दिस इज द केस, दिस वन s2 ग्रुप 2a। तो जल्दी से करते हैं। एटॉमिक नंबर 32, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ग्रुप पीरियड ब्लॉक। सारिब खान। जी सर ब्लॉक पी पीरियड 4 और ग्रुप 2A। ग्रुप में फंस यार ग्रुप गए। चले कोई बात नहीं, आइए मैं दिखाता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2। तो जनाब p में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? ब्लॉक, p ब्लॉक हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं है। सबसे बड़ा कोफिशिएंट भी हमें नजर आ रहा है, वो 4 है, तो फोर्थ पीरियड हो गया, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन फिर ये देखिए ना, कॉन्फ़िगरेशन में तो मैंने आपसे कहा जैसे ही आप आगे नंबर हायर नंबर में जाएंगे बड़ी घिचपिच हो जाती है ना। तो अब आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि हर चीज साथ साथ जुड़ी होगी। कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुई है 4p2 पर, और हम p2 देखेंगे, वो ये रहा। p2 के साथ उसका s जरूर गिना जाएगा, वो बेशक गैप के बाद है, बीच में 3d खामखाई में आ गए, लेकिन पूरा लास्ट ऑर्बिट बनता है 4s2 4p2, तो ये ग्रुप बनेगा 4a। तो इसमें सिर्फ बच्चा घबरा ही हो गया कि उसने सिर्फ p के 2 इलेक्ट्रॉन गिन लिए। हम कभी भी सिर्फ p के इलेक्ट्रॉन नहीं गिनते, जब भी p पे कोई खत्म होगा उसके साथ उसका s जरूर काउंट होगा, इसलिए मैंने ये लिस्ट सामने बनाई थी, तो ये गलती फिर नहीं होगी। बहरहाल अभी तक तो हम s और p के दरमियान घूम रहे हैं। मेहमानों में एक फैमिली b भी है, जरा अब अगर मैं आपसे कहूं एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 26, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब 3d6 में खुद ही समझ आ गई कि ब्लॉक है डी ब्लॉक, और पीरियड अभी भी वही है, सबसे बड़ा कोफिशिएंट, जो कि बेसिकली सेकंड लास्ट में आ रहा है, लेकिन है वो फोर्थ। और अब ग्रुप, तो फिर हमें याद रखना है कि फैमिली बी की भी लॉजिक समझाई थी। डी के इलेक्ट्रॉन गिनते हैं और डी के बराबर में जो एस है उसके इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। तो इस हिसाब से एस का 2 और डी के 6, टोटल हो गए 8। दिस इज 8b। और फिर याद दिला दें, अगर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगी कि डी 1 पर खत्म हो तो साथ में एस के 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, ये कहलाएगा 3b।
इसी तरह S2D2 ये कहलाएगा 4B, S2D3 ये कहलाएगा 5B, S2D4 नहीं होता, वो एडजस्ट होके बनता है S1D5 ये कहलाता है 6B, फिर S2D5 ये कहलाता है 7B, फिर खास तौर पर कहा था कि S2D6B, S2D7, S2D8, हम स्पेशली अपनी किताब के हिसाब से इन तीनों को 8B ही कहते हैं, 8, 9, 10 नहीं कहते। फिर उसके बाद S2D9 की जगह होता है S1D10, D10 में D को अब इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ S1 की वजह से ये कहलाता है 1B। इसी तरह S2D10 को कहते हैं 2B। तो अब आपके लिए Z इक्वल्स टू 41, जरा 41 के हिसाब से बताइए ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप। कासिम, सर इसका ब्लॉक है डी ब्लॉक, पीरियड है इसका 5th और ग्रुप है इसका 5B। बेहतरीन, क्या बात है, विदाउट एनी हेजिटेशन। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d3। तो अब जब हम इसका ब्लॉक बताएंगे, ऑब्वियसली डी ब्लॉक बताएंगे, पीरियड 5th होगा, और जब ग्रुप बताएंगे तो D3 की वजह से हमारे पास ये है साहब, S2D3, दैट मीन्स 5B। जबरदस्त काम हो गया। तो एक आखिरी कर लेते हैं, 48। अब आयशा और सारिम से हम पूछ चुके हैं, इसलिए कोई तीसरा हाथ आए भाई। गुड, डेनिशा पूछ बताइए बेटा। Sir, am I audible? यस यस यू आर। So the block is D, the period is 5, and the group is 2B. बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड। Configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, and then 4d10. This is special one, 10. So block is obviously D, period is 5th, and then group. When you have D10, you just consider this case, and it is group 2B. Excellent. तो अब ये मैं समझता हूँ ये वो सब चक्करबाजियां हैं। अब आप बीच में से कोई और नंबर पिक कीजिए और खुद से कोशिश कर देखिए।
प्रैक्टिस हो जाएगी कि पीरियोडिक टेबल सामने होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने सही प्रेडिक्शन की है या नहीं की। तो अब ये काम हमारा हो गया। इसी तरह इस चैप्टर में एक छोटी-सी और बात आ गई, एंड में हम कर दें कि हमने तज़किरा किया आपसे इस चैप्टर में 2 बातों का। एक चीज़ होती थी एटॉमिक नंबर, जिससे पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जिसके फीचर्स हैं कि ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक चीज़ है मास नंबर, जो है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और फिर एक बात ये है कि जब एटम न्यूट्रल हो, इन न्यूट्रल एटम्स protons are always equals to electrons। हम इन छोटी छोटी बातों को यूज करके आपसे ऐसी बातें पूछ सकते हैं कि हम किसी एटम के अंदर मास नंबर बताएं, और आपसे ये पूछ लें कि अगर मास नंबर और प्रोटॉन्स बता दें तो न्यूट्रॉन्स बता दीजिए कितने हैं। तो अमूमन हम एलिमेंट्स को इस सिंबल से लिखते हैं जब हमें ये सब चीजें मेंशन करनी होती हैं। एलिमेंट का सिंबल, नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। सो इस पर्टिकुलर नोटेशन में x एलिमेंट का सिंबल है, a उसका मास नंबर है, और z उसका एटॉमिक नंबर है। तो अब अगर हम आपके पास इस तरह से किसी एलिमेंट के बारे में बताएं, तो आप उससे जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ये है कि एलिमेंट Zn जिंक है, इसमें एटॉमिक नंबर 30 है और मास नंबर 65 है। तो ये दिखाकर हम आपसे अगर ये कहें कि ज़रा बताइए इसमें प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को देखते हुए इट्स टू इजी टू एक्सप्लेन। जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है, और जब एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है प्लस माइनस, तो इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। सो इट्स ऑल्सो 30। और अब न्यूट्रॉन्स के लिए आप क्या करेंगे, चूंकि आपको पता है मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम है। A is basically sum of protons and neutrons। तो फिर न्यूट्रॉन क्या हो गए, इट शुड बी मास नंबर माइनस प्रोटॉन। तो अब मास नंबर मेरे पास है 65, उसमें से प्रोटॉन्स माइनस करेंगे 35, तो न्यूट्रॉन्स 35 आ गए। तो ये काम है तो बहुत ही बेसिक, 9th में भी था, फर्स्ट ईयर में भी था, लेकिन ये हमें छोटे छोटे से सवालात में हमें दिया जा सकता है, तो ये भी हमें जरूर आता हो। ठीक हो गई बात। ये आदर्श कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? जी बेटा, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके, तो अब हमने एक असाइनमेंट वर्कशीट आपको डाउनलोड करके अपलोड कर दी थी, ग्रुप में डाल दी थी बल्कि, और उसमें 15 एमसीक्यूज थे जिनका ताल्लुक अब उन सारी बातों से है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे और जो हमने आज पढ़ी हैं। तो इसलिए अब, पहले मेरा ख्याल था कि हम शायद कर पाएंगे इस टाइम में, लेकिन नहीं हुआ है। तो अब अगली क्लास में आते ही सबसे पहले हम ये सॉल्व करेंगे, लेकिन अब आपके पास पूरा पूरा टाइम मौजूद है, पूरा वीक है। अब इसे इत्मीनान से सॉल्व करके अपने पास इसके जवाबात रखेंगे, और जब हम जवाबात आपसे शेयर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना ठीक किया और कितना गलत किया है। तो ये इस पूरे चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं जो हमने कर लिया है, क्योंकि अभी फ़िलहाल टेस्ट वेस्ट तो नहीं लेना चाह रहे हैं हम, कि अभी थ्योरी की क्लासेस आपकी साथ चल रही हैं तो उनके टेस्ट ज़्यादा हैं हमें। तो इसलिए इसे इत्मीनान से अब पूरे वीक में वक़्त निकाल के सॉल्व करना है खुद, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी मदद के, और फिर उसके बाद हम इसे नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, और चैप्टर 2 हाइड्रोजन अब शुरू करेंगे इंशाल्लाह।